किस्त नंबर 12 दिल अदल बदल। मैं छत पर गुस्से में टहल रहा था। 2 बच्चों ने मुझे आकर इत्तला दी कि नबील भाई आपको बुला रहे हैं। मैं छत के रास्ते नबील के घर चला गया। मेरे अबू और नबील के अबुआ खानदान के चंद बड़े बूढ़ों के साथ सीढ़ियों के पास ही कोयलों की अंगीठी के गिर्द दायरे की शक्ल में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। नबील के अबुआ मुझे देखकर कहने लगे, अली नबील के साथ साथ तुम्हारी भी बहन है, जाओ नबील का हाथ बटाओ। कल से गायब हो। नबील के अबुआ के लहजे में शिकवे के साथ हुक्म भी था। परेशान है बेचारा। वहां से जाते हुए अबू की आवाज भी मेरे कान में पड़ी थी। सहम में ही मुझे नबील मिल गया। इसने मुझे गिल्ली में से हलीम की देग लाने को कहा। मैं नाई के साथ कैंची की मदद से देग उठाए घर में दाखिल हुआ ही था, नबील ने मुझे अगला हुक्म दे दिया। महरोज, बड़े तो हुक्का पी रहे हैं, तुम ही देगों पर बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। मैं देगों पर अबू और नबील के अबुआ से थोड़े फासले पर बैठ गया। नबील और उसकी भाभी अपने चंद कजिनों की मदद से मेहमानों को खाना खिलाने लगे। मेरे सामने चिकन हलीम, मटन कोरमा और कश्मीरी चाय की 3 देगें पड़ी हुई थी। बीबी जी ने 2 घरों को बर्बाद होने से बचा लिया। नबील के अबुआ की आवाज मुझे सुनाई दी। वो अबू के साथ सबसे बेनियाज गुपशप में मसरूफ थे। ठीक कह रहे हो लाला जी, भाई साजिद ने तो कुलसूम की तलाक का ज़हन बना लिया था। वो हर हाल में आरफा का निकाह महरूज से करवाना चाहते थे। फिर बीबी जी ने हम सबको समझाया कि ऐसा मत करो और ये फैसला मुझे करने दो। साना है कि हक महर में प्लाट लिखवाए हैं। बीबी जी ने, मेरे कान उनकी तरफ थे। एक आदमी ने अबू से पूछा था, कोरमा पूरा हो जाएगा? नबील ने मेरे सामने कोरमे की बात करते हुए पूछा। मैं जल्दी से देग में से कोरमा निकालकर खाली परात में डालने लगा। हलीम को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, सब कोरमे के पीछे पड़े हुए हैं। नबील ने वहां से जाते हुए कहा, वैसे माजिद एक बात है, पत्थर तेरा है बड़ा शरीफ। नबील के अबुआ ने कहा। अबू ये सुनकर फखर से मुस्कुराए और फिर मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से निगाह डाली। मैं अनजान बन गया और जल्दी से कश्मीरी चाय की देग चेक करने लगा कि कहीं वो ठंडी तो नहीं हो गई। नाई ने अक्लमंदी का सबूत दिया था। इसने देगे रखने से पहले उनके नीचे कोयले रखे थे। खाने के बाद कश्मीरी चाय का दौर चल पड़ा। रात 10 बजे के आसपास अली के मायों का खाना खत्म हुआ। सब काम खत्म करने के बाद में और नबील हसब मामूल छत पर चले गए। शुक्र है यार, कोरमा पूरा हो गया। अबुआ जी ने मुझे कहा भी था, नबील पातर हलीम कौन खाता है? यहाँ लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त। दोनों देगें कोरमे की बनवा लो। मैंने जिद करके चिकन हलीम का पिंगा लिया था। बारात पर क्या पकाने का इरादा है, मैंने न जाने क्यों पूछ लिया। हकीकत में मुझे अली की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी शादी न होने पर जाने क्यों मुझे अली से जलन सी महसूस हो रही थी। अली का ख्याल आते ही मुझे एक ख्याल और आया था कि मैंने तो आज अली को देखा ही नहीं है। भाई दूध अली को याद किया तो वो शैतान की तरह हाजिर हो गए। दूध तो सारा देग में डाल दिया था। नबील अली की तरफ देखकर हैरानी में बोला। साथ ही इसने ट्रे से अपना प्याला उठा लिया। मैंने अब दोनों के लिए पहले से निकाल लिया था। अली ने मेरे सामने ट्रे करते हुए मुझ पर आकर नजर डालते हुए कहा। मैंने एक लम्हा इसे देखने के बाद फौरन ही अपनी निगाह को काबू में किया। नबील ने गर्म दूध की चासकी लेने के बाद कहा, बहन हो तो मेरी जैसी, अल्लाह तुझे अपने घर खुश रखे, आमीन। मेरे मुंह से भी बेसाख्ता निकल गया। अली हमेशा की तरह दूध देने के बाद फौरन ही जाने लगी। सब मेहमानों को बिस्तर मिल गए ना? जी भाई, सब सो भी गए। तुम भी जाके सो जाओ, नबील ने बड़ी मोहब्बत से कहा। अगली रात अली की तेल मेहंदी थी। नानी समेत हम सब घर वाले नबील के घर पर मौजूद थे। अली पीले लिबास में मलबूस एक झूले पर बैठी हुई थी। अली के हाथों में गुलाब और मोतिये के गजरे थे और बालों में गेंदे और मोतिये के फूल सजे हुए थे। फूलों के ऊपर इसके सर पर एक पतला सा दुपट्टा था और उसने जो पीला जोड़ा पहना हुआ था वो भी पतला सा ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी 12 महीने चादर में लिपटी रहने वाली अली को क्या हो गया है। आज इतने सारे लोगों के दरमियान इसके सर पर सिर्फ एक पतला सा दुपट्टा है बस। जब अली से नजर हटाकर अर्ध गिर्द देखा तो सब औरतों का यही हाल था। सख्त सर्दी में भी सब औरतों ने रेशमी लिबास पहने हुए थे, स्वेटर्स और गर्म चादरों के बगैर। कुछ ख्वातीन ने तो आधे बाजाहे वाली कमीजें भी पहन रखी थीं। आह अल्लाह,
शादी के मौके पर इन औरतों को सर्दी क्यों नहीं लगती, मैंने दिल में सोचा। खैर, मेरे सोचने से क्या होता है, ये तो औरतों का जाती मामला था। सब ने आली को मेहंदी लगाई और मुंह मीठा करवाया। जब मेरी बारी आई तो मैं वहां से खिसक गया। ना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बारात के खाने के लिए नबील के अब्बा ने एक बैल खरीद रखा था। नबील के घर के पास ही एक स्कूल में बारात के लिए खाना तैयार हो रहा था। रात भर में और नबील बारातियों के लिए खाना तैयार करवाते रहे। नबील के अब्बा को सिर्फ एक फिक्र थी कि कहीं खाना कम न पड़ जाए। उनकी परेशानी समझ आती थी, क्योंकि बारात गुजरावाला से जो आ रही थी। सुबह फजर के बाद नबील के अब्बा और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार वहां आए। शाबाश पतरू, तुम लोग अब जाके सो जाओ, 10 बजे उठ जाना, फिर जंज बारात के बैठने का इंतजाम भी करना है। नबील के अब्बा ने मुझे और नबील को शाबाश दी। हम दोनों थके हुए थे। नबील के घर पर तो मेहमानों का रश था। मैं नबील को अपने साथ अपने ही घर ले आया। हम दोनों मेरे कमरे में सो गए। हमारे घर के सहन में एक शोर उठा। मेरी आंख खुल गई। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 ही हुए थे। नबील की तरफ देखा तो वो मजे से सो रहा था। सहन का शोर चीखों में बदल गया। मुझे कुछ तशवीश हुई। मैं आंखें मिलते मिलते अपने बिस्तर से उठा। मैं कमरे का दरवाजा खोलने ही लगा था कि दरवाजे का तख्ता मेरे माथे पर जोर से लगा। मेरा सर चकरा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खलील गुज्जर हाथ में पिस्तौल थामे अंधेरे से नमूदार हो और उसने आते ही मुझे गिरबान से पकड़कर पिस्तौल की नली मेरी गर्दन पर रख दी। ओए बेगैरता, आस्तीन के सैब, तुझे हमारी बहन ही मिली थी। मेरी आंखों से अंधेरा हटा तो मैंने देखा मीर छूटिया दोनों बहनें खलील की टांगों से लिपटी हुई थी और मेरी अम्मू खलील के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। खलील पत्थर मुआफ कर दे आंसी। अम्मू जी, आप क्यों मुआफी मांग रही हैं? मुझसे अपनी माँ का रोना नहीं देखा गया। इसी दौरान नबील की आंख खुल गई। वो मेरा गिरबान अपने भाई के हाथ से छुड़ाते हुए चीखा, लाला खलील छोड़ आंसी, ये मेरा यार है। ये यार नहीं यार मार है, पूछा सीन बेगैरत से। खलील आंखों में अंगारे लिए गिर जा। क्या पूछूं? नबील मेरे और अपने भाई के दरमियान आते हुए गुस्से से चलाया। इसने हमारी बहन को कहीं का नहीं छोड़ा। खलील ने गुस्से से नबील को धक्का दिया। इस धक्के की वजह से मेरा गिरबान भी खलील के हाथ से छूट गया। नबील दीवार के साथ गिरा और मैं अपने पलंग पर। खलील ने मुझ पर पिस्तौल तान दी। इससे पहले कि खलील की चलाई हुई गोलियां मुझ तक पहुंचती, आली मुझ पर जरा बनकर तन गए। दोनों गोलियां आली को लगी। अल्लाह की किस्म लाला, महरूज बेकसूर है, महरूज बेकसूर है। ये सब जफरों ने किया है। आली के होठों पर ये अल्फाज थे। आली। आली के जिस्म से बहते हुए खून को देखकर नबील दर्द से तड़पा और फौरन इसे अपने बाजाहे में उठाते हुए बाहर की तरफ भागा। सब उसी के पीछे भागे सिवाय मेरे और खलील के। खलील बात बना खड़ा था और मैं इसे देख रहा था। खलील को तो चापसी लग गई थी और मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। खलील की नजरें आली के खून पर थीं, जो फर्श पर कई जगह बिखरा हुआ था, और मेरी नजरें चंद मिनट पहले वाला मंजर देख रही थी, जब उसी फर्श पर मेरी दोनों बहनें खलील की टांगों से लिपटी हुई थी और मेरी मां नंगे सर और नंगे पांव खड़ी होकर हाथ जोड़े खलील से मेरी जिंदगी की भीख मांग रही थी। खलील ने अब भी पिस्तौल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं इसके सामने खड़ा हो गया और इसका पिस्तौल वाला हाथ थाम कर कहने लगा, खलील लाला, 2 गोलियां मेरे सीने में भी उतार दो। इस बेकसूर को तो तुमने मार डाला। खलील जोर से चीख मारते हुए वहां से भागा। आली। मेरी नजरों ने भागते हुए खलील का ताक़ुब किया तो सामने नानी खड़ी हुई थी। इन्होंने मेरे माथे से बहते हुए खून पर अपने शानों से चादर आतार कर रख दी। दरवाजा लगने से मेरे माथे से खून बह रहा था, जिसकी मुझे खबर ही नहीं थी। मेरे माथे से खून का एक कतरा फर्श पर बिखरे हुए आली के खून पर जाकर गिरा और इसमें गुम हो गया। माथे की मरहम पट्टी के बाद मैं अस्पताल जाने लगा तो अम्मू ने मुझे रोक लिया। महरोज, तुम अस्पताल मत जाओ, खलील तुम्हें भी कत्ल कर देगा। आयशा जाने दो आसी, नानी ने अम्मू को हुक्म दिया। कैसे जाने दूं माँ जी, मेरा एक ही बेटा है।
जिसने इसके हिस्से की गोलियां अपने जिस्म पर खाई हैं वो भी एक ही है। नानी ने मेरी तरफ देखकर मुझे कहा, तुम जाओ महरूज। मैं जाने ही लगा था कि अबू जी फूली हुई सांस के साथ घर के अंदर दाखिल हुए। मुझे गौर से देखने के बाद मोहब्बत के साथ सीने से लगा लिया, फिर मेरे माथे की चोट को देखने लगे। इसके बाद मेरे सारे जिस्म का जायजा लिया। जब इनको तसल्ली हो गई कि मुझे सिर्फ माथे पर ही चोट लगी है, फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारने के बाद पूछने लगे, तुमने आली के मंगेतर को खत क्यों लिखा? ये सुनने के बाद मैं दंग रह गया था। मैंने अबू से अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा, मैंने कोई खत नहीं लिखा। महरोज झूठ मत बोलो, 2 दफा तुमने इस लड़के को फोन किया था, इसने तुम्हारी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, तो फिर तुमने इसे खत लिखा। मैं वो खत खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है, नानी ने बताया। ठीक कह रही हैं बीबी जी। अब अबू ने नानी की बात से इत्तेफाक करने के बाद मेरी तरफ देखते हुए मुझे कहा, तुम भी अस्पताल से हो, आओ। अबू ये बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो नानी ने फिक्रमंदी से पूछा, माजिद बेटा, आली कैसी है? बीबी जी, डॉक्टर बता रहा था कि जान बच जाएगी इसकी। हम सब घर वालों की जान में जान आए, खास तौर पर मेरी बहनों की जो घर के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। अब्बू जी अपने कमरे की तरफ जाते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, अब चले भी जाओ। अब भी कमाल करते हैं, इसे अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? अम्मू ने अबू के पीछे जाते हुए फिक्रमंदी से पूछा, महरोज बेकसूर है, फिर इसे थप्पड़ क्यों मारा? मोहब्बत में। अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए आखिरी बात अबू की मुझे सुना दी, मोहब्बत में। नानी ने ज़हीन मुस्कुराहट के साथ अबू के अल्फाज दोहराए जैसे वो सब कुछ समझ गई हूँ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया। अनवर को किसने फोन किया और खत किसने लिखा? आली ने तो जफरों का नाम लिया था। मैं अस्पताल पहुंचा तो कॉरिडोर में ही मुझे आली का तकरीबन सारा खानदान नजर आ गया। आली के ससुराल में से भी चंद लोग वहां मौजूद थे। खलील मुझे देखकर मेरी तरफ खुद ही आ गया और मुझे एक कोने में ले जाते हुए बोला, सब पता चल गया है। ये किसकी शरारत थी? मैंने हौसला करके पूछा। किसकी? ये पता नहीं चला, खलील ने भोली सूरत बनाते हुए जवाब दिया। मैं उसकी अक्लमंदी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसके बावजूद खलील ने अपनी तरफ से दानिशमंदाना अंदाज अपनाते हुए मुझे बताया, बारात का खाना मैंने गुजरावाला भिजवा दिया है। जैसे ही आली ठीक होती है हम अनवर और आली का निकाह भी कर देंगे। लाला, अब आली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा। नबील ने खलील के सामने आते हुए हतमी लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहा है? तो खलील गुस्से में भड़क उठा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खलील की घनगरज से सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब तेरे साले का क्या कराया है? अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नबील ने चीखने की बजाय रूबदार आवाज में कहा, क्यों शोर मचाया हुआ है खलील? नबील के अब्बा जी ने वहां आने के बाद पहला सवाल यही पूछा था। अब्बा जी ये कहता है आली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा, खलील ने शिकायती अंदाज में अपने अब्बा जी को बताया। कुछ सोच कर ही कहा होगा इसने, पढ़ा लिखा है तेरी तरह डंगर नहीं। आधी बात सुनकर ही पिस्तौल लेकर निकल पड़ा था। दुआ कर मेरी धी बच जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो बाकी गोलियां मैं तेरे सीने में मारूंगा। नबील के अब्बा जी ने बड़े जब्त के साथ ये बात कही। वो सब के सामने रोना नहीं चाहते थे। नबील अपने अब्बा जी को वहां से ले गया। बाकी रिश्तेदार भी दाएं बाएं हो गए। आखिर में खलील और मैं ही वहां खड़े थे। ये देखकर भाभी सगोर जल्दी से वहां आई और आते ही सरगोशी के अंदाज में खलील से कहने लगी, दिमाग तो तेरा खराब हो गया है खलील। अच्छा ही है जो आली की बारात नहीं आए। अब देखती हूँ कहाँ ब्याहते हैं आली को। तो अपनी बिक बिक बंद कर। तेरा भाई इतना बेगैरत होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। खलील ने सगोर को ग्यावरी डाली। आंखें मत दिखा, बात को समझ। गुजरावाला आली की शादी नहीं होगी तो किससे होगी? किससे होगी? खलील ने पूछा। जफरों से। सगोर ने अपने भाई जफर का नाम लिया तो खलील की आंखें खुल गई। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। खलील ने सगोर भाभी को कहर बरसाती नजरों से देखते हुए कहा,
महरोज तेरे लाले को बात देर से समझ आती है, सगुर भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा। जैसे ही सगुर भाभी ने खलील की तरफ देखा तो खलील ने एक जोर का थप्पड़ सगुर भाभी के गाल पर रख दिया। सब समझ गया हूं मैं, खलील ने दांत पीसते हुए कहा। सगुर भाभी ही की बकी अपने गाल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ी थी। इससे पहले कि मैं सगुर भाभी को कोई तसल्ली देता, महरोज, नबील ने मुझे दावर से आवाज दी। हम तीनों ने नबील की तरफ देखा। मैं नबील की तरफ जाने लगा तो सगुर भाभी ने बारा सामुन बनाते हुए मुझसे दरख्वास्त की, नबील से कुछ मत कहना महरोज। जी भाभी, मैंने ये कहा और नबील की तरफ चल पड़ा। अगली किस्त और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।